हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है घर पे आप सुरक्षित होंगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो थर्ड पॉइंट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे कहते हैं आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा उसे कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन जिसे निकाला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आयनन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी। इसमें मैंने डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दी है पहले, क्योंकि इसमें लिखते फिर टाइम लगता है, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में ये होता है कि कोई भी एक उदासीन परमाणु है जो न्यूट्रल एटम है, उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे हम आयनन एनर्जी कहते हैं। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाता है। ओके भाई, कैसे आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम। मीन्स किसी भी एक एटम जो उदासीन परमाणु है उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड है उनको निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी है वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। अब ये होता कैसे है इसको समझिए। देखिए, ये आपके पास दो ऑर्बिट वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आप जानते हुए क्या है? लिथियम। दूसरे नंबर पे बेरिलियम जो है उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने हैं? 2। ये है बेरिलियम। नेक्स्ट 1 और ये 2, 1 2 3। ओके गाइस, ये हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं 1 2 3 एक्सटर्नल, ये आपका एक और एटम है। ये आप जान गए होंगे, ये क्या है? सोडियम। ओके गाइस, अब देखिए, हमें यह समझना है कि यहाँ पर आयनन एंथैल्पी कार्य कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। तब कैसे करेगी? देखिए, लिथियम के एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2 हैं और इसके में 3 है, और तीनों में सेल्स कितनी है? 2। कितनी सेल्स है? यहाँ पे हम देखें तो आप ये जानते हैं कि हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी, उसमें हमने 2 चीज़ें बहुत गौर से आपको बताई थी। एक तो इलेक्ट्रॉन बढ़ना, और दूसरा कोश उतने ही रहते हैं, और तीसरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज। मतलब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर एक आकर्षण लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बतौर हम देखें तो यहाँ पर लिथियम के एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि किसको निकालना ज़्यादा ईजी वे में है, 1 को, 2 को या 3 को? बिना किसी लॉजिक के जाइए, सीधा सा आंसर है इसका। नॉर्मल थिंग ये कि 1 को निकालना आसान है, दूसरे को निकालने के लिए उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, 3 को निकालने के लिए इससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब एक लकड़ी का जो गट्ठर है और एक लकड़ी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, एक लकड़ी गट्ठर को तोड़ना आसान नहीं है। तो हमें तोड़ने के लिए उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बजाय किसके, जब हम एक लकड़ी को तोड़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर तो किसी भी एटम के एक्सटर्नल ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी। अब बात आती है कि सर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में आपने आवर्त और वर्ग में परिवर्तन बता दिया, आवर्त में घटता है या बढ़ता है, वर्ग में घटता है या बढ़ता है। तो वैसे ही इस आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही सिस्टम क्या है कि देखिए, ये एक पीरियड चल रहा है, हाँ या ना? कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। लेकिन यहां आते ही कौन सा पीरियड आ गया? थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड आया? थर्ड पीरियड। अब आप देखिए, इनमें तीनों में कोश बराबर है,
तो हम ये देखें कि लेफ़्ट टू राइट, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक की तरफ वो आकर्षण महसूस करेंगे। जब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा तो वहाँ पे हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको, तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपकी जो आयनन ऊर्जा है वो कैसी होगी, बढ़ेगी। लॉजिक वही ध्यान रखना है। पहला, एक तो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ेगा, लेकिन अगर उतने ही ऑर्बिट हैं तो। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पहली चीज़, कोशों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक का एक्स्ट्रा ऑर्बिट पे आकर्षण कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मीन्स जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बाह्यतम कोश में उतनी ही रहेगी, लेकिन ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे। जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्बिट पे जो उसकी पकड़ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। कम लगानी पड़ेगी तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, घटता है। बल्कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ा? क्योंकि कोश तो उतने ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्बिट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो लॉजिक क्या हुआ, ये मैं आपको डेफिनेशन बता दी। ओके गाइस, यह है आपकी आयनन ऊर्जा। हाँ गाइस, अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आज मैं दोनों टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ा कुछ अंतर होता है, जिसकी वजह से दोनों को एक साथ आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अभी हमने पढ़ा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। आयनन एंथैल्पी में क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ऊर्जा निकल जाती है और उसमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो ग्रहण का मतलब ऊर्जा ली जाती है। जब ऊर्जा ली जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई भी उदासीन परमाणु है, ठीक है, वो अपने बाह्यतम कोश को पूरा करना चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब कोई एलिमेंट होता है, एटम होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई 2 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 4 करते हैं, ठीक। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय जो ऊर्जा, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये देखो क्या आ रहा है, रिलीज, व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड टू एन गैसियस एटम। एक उदासीन गैसीय परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये चेंजेस कैसे होता है। तो आपको लॉजिक वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोश बढ़ते हैं, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है तो न्यूक्लियर चार्ज घटता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कोश बराबर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये देखना है। देखिए ग्रुप में
जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल्स में आएंगे, मेटलॉइड में भी आएंगे और नॉन मेटल में भी आएंगे, हाँ या ना, आए। अब इसमें जब ऊपर से नीचे आएंगे तीनों में, तो तीनों के नीचे आने वाले तत्वों के गुणधर्म अलग अलग हैं, यानी जब अलग अलग हैं तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा में तो क्या था, तीनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है उसे हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा, तो उसमें तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण किसके अंदर है, नॉन मेटल के अंदर। जब नॉन मेटल के अंदर है तो सीधी सी बात है ऋणायन किसका बनेगा, नॉन मेटल का बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वैलेंसी -2, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, -3, वैसे फ्लोरीन है तो -1, मतलब माइनस क्यों लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं, नहीं लिखते। तो सीधी सी बात है नॉन मेटल के अंदर तो चेंजेस संभावित होता है, लेकिन वर्ग में सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर से नीचे आने पर बहुत चेंजेज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर ग्रुप में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की होती नहीं है, सिवाय किसके, नॉन मेटल। लेकिन जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आप ये जानते हो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो क्या बनना है इसमें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया जाता है, ऋणायन। क्या बनाया जाता है, अब बताओ ऋणायन इसमें बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1, इसकी +2, +3, इसकी 4, -3, -2, -1। तो अब ये बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर ऋणायन की मात्रा में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है या घट रही है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से यहाँ पर आए वैसे ही वैलेंसी -3, -2, -1 होने लगी, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट गए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कोश उतने ही है लेकिन ऋणायन बनने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचते हैं, तो उससे परमाणु त्रिज्या घटती है और ऋणायन बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी थोड़ी सी डिफरेंट है किससे, आयनन एंथैल्पी से। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो होती किसकी ज़्यादा है, सोचने वाली बात है ना। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो बढ़ रही और ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, घटेगी ना। जब घटेगी तो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा विद्युत नाम इलेक्ट्रॉन बनता कौन बताया, दर्शाएगा, फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब आते हैं तो यहाँ पे एक अपवाद स्वरूप एक वर्ग कार्य करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का, लेकिन अपवाद स्वरूप किसकी इलेक्ट्रॉन बनता किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन। किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बनता ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन की, हाँ यार, ऑक्सीजन की। वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में वर्ग में नॉन मेटल में तो होगी, तो घटेगी, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ज़्यादा होती है, बजाय किसके, फ्लोरीन। यहाँ पे मान आते हैं, वो मान आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, तो जो नॉर्मल थिंग है वो मैंने आपको समझा दी। ओके गाइस, तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके यही पढ़ना है कि आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, पहला अंतर। सेकेंड डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, जो एनर्जी मुक्त होगी, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो एनर्जी मुक्त होगी वो कैसी होगी, ऋणायन होगी। कैसी होगी, ऋणायन होगी। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा
बढ़ती है, सॉरी घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन ऑफ द एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर रेनायन बनाने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। जबकि ऊपर से नीचे आने पर असमानता होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में रेनायन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, मेटल और उपधातु में भी कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, और नॉन मेटल्स में रेनायन बनाने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट करके पढ़ोगे तो ईजी वे में समझ में आएगा। मेरा आपसे बस यही कहना है कि जो क्लास लग रही है प्लीज़ उनको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, और अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में, इन सब में आप शेयर कीजिए, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है इसमें। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आप तक पहुंच जाएगी, तो हम मानेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, कल हम शुरू करेंगे कल नया टॉपिक। ओके, गुड बाय, टेक केयर।